अरे देवर जी, आपको किसने बोला नौकरी करने के लिए? नौकरी करने के लिए आपके बड़े भैया तो हैं ही ना। आप बस खाकर आराम से पड़े रहो, अपनी जिंदगी जियो, मौज करो। एक बार अगर नौकरी करने लगोगे ना, तो सुबह से लेकर रात तक नौकरों की तरह ऑफिस में काम करना पड़ेगा। फिर ना तो एक दिन की भी छुट्टी मिलेगी और ना ही आराम मिलेगा। ऊपर से दुनिया भर की जिम्मेदारी भी तुम्हारे सर पर बढ़ जाएंगी। देखा नहीं, अपने भैया को एक दिन की भी फुर्सत मिलती है उनको? बड़े ही प्यार से उमा अपने देवर विवेक को समझा रही थी कि वो नौकरी ना करे, आराम से खा पीकर ऐश करे। ये कोई विवेक के लिए उमा का प्यार नहीं था, बल्कि उमा निहायत ही सातिर, चालाक और धूर्तबाज औरत थी। उसके आगे की प्लानिंग बहुत बड़ी थी और बहुत ही खतरनाक। असल में माला जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा पंकज और छोटा बेटा विवेक। पंकज की शादी उमा से हो गई थी। एक साल पहले ही अचानक से विवेक के पापा की तबीयत खराब होने लगी, सीरियस रहने लगे वो। तो उन्होंने सोचा कि मरने से पहले अपने दोनों बच्चों में जो भी प्रॉपर्टी है आधा आधा करके बांट दें, ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। यही सोचकर एक दिन विवेक के पापा ने सबको अपने पास बुलाया और अपने दिल की इच्छा बताई। पति की बात सुन चंदा जी रोने लगी, तो उमा उन्हें चुप कराते हुए कहती है, पापा जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए तो भी हम विवेक का ख्याल रख लेंगे। उसके साथ कोई भी बेईमानी नहीं करेंगे। मैं उसे अपने बच्चे की तरह बड़ा करूंगी। उमा की चिकनी चिकनी मीठी बातें सुन पूरे परिवार की नज़रों में उसकी इज्जत बढ़ गई। चंदा जी ने कहा, मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी आई है। इसके रहते हुए मुझे घर की और विवेक की चिंता नहीं है। फिर 2 महीने बाद ही विवेक के पापा इस दुनिया से चले गए। सारा काम खत्म होने के बाद अब शुरू हुआ उमा का असली खेल। विवेक को वो हमेशा अपने मीठे बातों के जाल में फंसा कर रखती, छोटे बच्चों की तरह उसकी देखभाल करती, उसकी केयर करती, जो देखकर चंदा जी काफ़ी खुश रहने लगी। चलो, मेरी बहू समझदार है, मेरा घर संभाल लेगी। धीरे धीरे चंदा जी भी अपना सब कुछ छोड़ खुद को पति के वियोग में अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया। अब उनकी दुनिया एक कमरे तक ही सिमट के रह गई थी। इधर विवेक की उम्र भी अब शादी के लायक हो रही थी। तो चंदा जी ने विवेक से कहा, बेटा, 1-2 साल में तेरी भी शादी हो जाएगी, तेरे भी खर्च बढ़ जाएंगे। अभी तक तो तुम्हारा खर्च तुम्हारे भैया भाभी उठाते हैं, लेकिन कल को अगर तुम्हारी पत्नी आएगी तो उसके भी तो खर्च होंगे ना। तुम अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। माँ की बात सुन विवेक जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, तभी पीछे से उमा उसे रोकते हुए कहती है, विवेक, अभी तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? बताओ, अभी तो तुम्हारे मौज करने के दिन हैं। अपने भैया के होते हुए तुम घर की चिंता क्यों करते हो? जैसे हम तुम्हारे खर्चे देख रहे हैं, वैसे तुम्हारी पत्नी के भी खर्चे देख लेंगे। देखो, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह मानती हूँ और अभी से मैं तुम्हें जिम्मेदारी लेता हुआ नहीं देख सकती। दिन भर नौकरों की तरह ऑफिस में काम करता हुआ नहीं देख सकती। तुम एक काम करो, माँ जी जो कह रही हैं उनको कहने दो। तुम शांति से खा पी कर पड़े रहो, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, जैसे मर्जी रहो। अभी तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। भाभी की मीठी चिकनी चुपड़ी बातें सुन विवेक को लगता कि सच में उसकी भाभी उसे अपने बच्चों से भी बढ़ के मानती हैं, कितना ध्यान रखती हैं उसका। विवेक घर में ही खाकर पड़ा रहता। हाँ, उमा का काम वो जरूर करता था। उमा अपने छोटे से छोटा काम भी विवेक से ही करवाती थी। बाजार से सब्जियां लाना, राशन लाना, कहीं रिश्तेदारी में कुछ पड़ जाए तो उमा को लेकर वहाँ जाना या माँ को डॉक्टर को दिखाना, घर का हर एक काम विवेक ही करता।
ज़रूरत के हिसाब से कभी ड्राइवर बन जाता, कभी माली बन जाता, कभी घर का नौकर बन जाता। उमा जितना भी सामान का लिस्ट पकड़ाती, विवेक भागकर कहीं से भी वो सारा सामान ढूंढकर लेकर आता और बदले में भाभी की प्यार भरी बोली और पेट भर खाना खाकर आराम से सो जाता टीवी देखते हुए। बस यही विवेक की जिंदगी थी। एक तरह से उमा ने उसे घर का नौकर बना रखा था। हर एक काम बड़े ही प्यार से मीठा बोलकर विवेक से करवा लेती थी। विवेक को उमा के इरादों के बारे में भनक भी नहीं लग पाती। धीरे धीरे साल निकलते गए और विवेक की शादी शालिनी से हो गई। शालिनी एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। जब विवेक की शादी हो गई तो एक दिन चंदा जी ने विवेक को अपने पास बुलाकर उसे समझाते हुए कहा, बेटा, अब तो तेरी शादी हो गई, अब ये बचपना छोड़, कुछ जिम्मेदारी उठा। खुद के लिए ना सही, अपनी पत्नी के खर्चे के बारे में तो सोच। वो किसके सामने हाथ फैलाएगी। विवेक कुछ बोले उससे पहले ही उमा आ धमकी, क्या माँ जी, आप तो जैसे विवेक के पीछे पड़ गई हैं। अरे, विवेक के खर्चे जब हम उठा सकते हैं तो शालिनी के नहीं उठा सकते। आप चिंता ना करिए, शालिनी को मैं कोई भी कमी महसूस ही नहीं होने दूंगी। उसे जो चाहिए मैं उसे सब कुछ दूंगी। जैसे विवेक को मैंने अपना बेटा माना है तो वो भी तो मेरी छोटी बहन की जैसी है ना। उमा की बात सुन चंदा जी चुप हो जाती हैं। उन्हें बस ये समझ में नहीं आता कि विवेक की नौकरी से उमा को क्या दिक्कत है। अब उन्हें कौन समझाता कि विवेक अगर नौकरी करने लगेगा, बाहर निकल जाएगा तो हर एक चीज़ समझने लगेगा, पत्नी के बहकावे में आ जाएगा। फिर उमा उसे अपनी मीठी बातों में कैसे फंसाकर अपना काम पूरा करेगी। लेकिन उमा के व्यवहार से जरा भी नहीं लगता कि उसके मन में कुछ और चल रहा है। इधर शालिनी भी उमा की मीठी बातों के जाल में विवेक की ही तरफ फंस चुकी थी और उमा शालिनी को भी घर के कामों में बुरी तरह से उलझा के रख दिया था। जैसे विवेक घर के बाहर का सारा काम देखता, वैसे ही शालिनी घर के अंदर का सारा काम देखती। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना, नाश्ता, हर एक चीज उसके ऊपर थी। हर एक जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। एक तरह से शालिनी इस घर की बहू नहीं बल्कि इस घर की नौकरानी बन के रह गई थी। और उमा कभी यहाँ चिकनी चुपड़ी बातें करती तो कभी वहाँ चिकनी चुपड़ी बातें। बस उसका काम यही था। और पंकज, उसने तो खुद को ऑफिस में ही झोंक दिया था। सुबह जल्दी चला जाता और रात को लेट आता। ना घर पर कभी रुकता, ना घर के हालात को समझता। बस उमा जितने पैसे मांगती वो चुपचाप उसे दे देता। एक तरह से उमा पूरे घर की मालकिन बन बैठी थी। विवेक को नौकर और शालिनी को नौकरानी बनाकर रखी थी। घर के सारे खर्चे उमा के हिसाब से होते थे। चंदा जी की दवाई से लेकर विवेक को थोड़े बहुत पैसे के साथ साथ शालिनी के छोटे छोटे सामान सब कुछ उमा ही मंगवाती थी, जिसके चलते शालिनी भी उमा को कुछ कह नहीं पाती। उसे लगता कि मेरा पति नहीं कमाता है तो जेठ और जेठानी मेरे सारे खर्चे देख रहे हैं। इस चक्कर में बेचारी कुछ कह भी नहीं पाती। लेकिन वो बार बार विवेक को नौकरी करने के लिए ज़रूर कहती। और एक बार तो इसकी भनक उमा को भी लग गई तो उसने शालिनी से कहा, शालिनी, तुम्हें क्या दिक्कत है? कमी क्या है तुम्हें जो तुम बिना मतलब के विवेक को तंग करती हो नौकरी करने के लिए? क्या मांगती हो जो मैं तुम्हें नहीं देती हूँ? तुम्हें उसकी आज़ादी अच्छी नहीं लग रही? देखो मेरे पति को, दिन रात घर के बाहर रहते हैं, तरस जाती हूँ मैं उनके साथ बैठने के लिए। और तुम जानबूझकर अपने पति को खुद से दूर कर रही हो। विवेक को लगता कि भाभी कितना सही कह रही है मेरे बारे में। बस ये शालिनी है जो पैसों की भूखी है। ये सोच उल्टा विवेक
शालिनी से ही लड़ाई कर बैठता। इधर उमा को लगता कि शालिनी का दिमाग अब ज़्यादा चलने लगा है, इसलिए अब उसे अपना काम कर लेना चाहिए। सबसे पहले उमा की नज़र मार्केट वाली ज़मीन पर थी, जो काफ़ी महंगी थी। एक दिन मौका देख उसने चंदा जी से कहा, माँ जी, मैं क्या सोच रही कि जो हमारे मार्केट वाली ज़मीन है उसमें ना कम से कम 4 बड़ी बड़ी दुकानें ज़रूर आ जाएंगी, और मार्केट की ज़मीन है तो दुकानों का रेंट भी अच्छा आएगा। कम से कम 10 से 15 हज़ार तो आराम से मिल जाएगा एक दुकान के। तो क्यों ना 4 दुकान ही बनवा ले। उमा की बात सुन चंदा जी ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन बहू, उसमें तो तुम दोनों का बराबर का हिस्सा है ना, विवेक की भी तो ज़मीन है ना। इतना सुनते ही उमा तुरंत नाराज होने का नाटक करते हुए बोली, माँ जी, मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन आप कभी भी मुझसे खुश नहीं रह सकती ना। मैं जितना इस परिवार के बारे में सोचती हूँ, आप उतना ही अपना दिमाग लगाती हैं। अरे, दुकान बनेगी तो विवेक को भी तो मिलेगा ना। चंदा जी को लगा कि हो सकता है उमा दुकान बनवाकर विवेक को दे दे, इसलिए उन्होंने दुकान के लिए तुरंत ही हामी भर दी। उमा ने पंकज से बात कर 4 दुकान तो बनवा ली, और विवेक को उसका हिस्सा ना देकर चारों दुकानों को किराए पर उठा दिया। अच्छा खासा दुकानों का मिलाकर 50-60 हज़ार रुपये महीने आने लगा, जो उमा के ही खाते में जाता। पंकज की सैलरी भी उमा के पास, और दुकानों का पूरा किराया भी उमा के पास। अब धीरे धीरे उमा का लोभ बढ़ने लगा था। पैसों का घमंड धीरे धीरे अब उसके सर पे चढ़ने लगा था। विवेक को तो उसने अभी भी बहला फुसला के रखा था, लेकिन शालिनी के प्रति उसका व्यवहार घर के सदस्य की तरह ना होकर एक नौकरानी की तरह हो गया था। छोटी छोटी बात पर भी वो शालिनी को बुरी तरह से डांटने लगी। एक दिन तो गलती से शालिनी के हाथ से आटे का डब्बा छूट गया, पूरा आटा बिखर गया। ये देख उमा चिल्ला पड़ी शालिनी के ऊपर, शालिनी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पूरा राशन बर्बाद कर दिया तुमने। पता है कितना महंगा आता है? जब 1 रुपए कमाने पड़ेंगे ना, तब तुम्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा। बैठे बैठे खा रही हो, शरीर में चर्बी चढ़ गई है। एक काम भी ढंग से नहीं हो रहा तुमसे। उमा की बात सुन शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। वो विवेक को देखने लगी। विवेक भी वहीं खड़ा था। उमा की बातें सुन बोला, भाभी, गलती से गिर गया, आप शालिनी को इतना क्यों डांट रही हैं? तो उमा विवेक के ऊपर भी चिल्ला पड़ी, अच्छा, तुम लोगों की गलतियों की सज़ा तो मुझे भुगतनी पड़ेगी ना। मेरा तो खर्च हो रहा है ना इस घर को चलाने में, तुम लोगों को पालने में। फोकट का बैठाकर खिला रही हूँ, ये कम है जो तुम लोगों का नुकसान भी बर्दाश्त करती रहूं? उमा की बातें सुन विवेक ने हैरानी से कहा, भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तो चीख पड़ी उमा, कैसी बातें कर रही विवेक? खुद को देखा कभी आईने में? 35 साल की उम्र हो गई, 35 पैसे भी कमाने की औकात नहीं है। दोनों मियाँ बीबी मिलकर मेरा खून चूसोगे। बहुत पी लिया तुम लोगों ने मेरा खून, बहुत खिला लिया फोकट में। विवेक, जाओ अपनी नौकरी ढूंढो और अपने खर्चे खुद चलाओ। आज के बाद अब तुम लोगों के खर्चे बंद। बहुत कर लिया मैंने। अचानक से उमा का बदला रूप देख विवेक, शालिनी, चंदा जी सब हैरान थे। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी मुश्किल में चंदा जी थी। दोपहर को जब सब अपने कमरे में सोने चले गए तो कुछ सोचते हुए चंदा जी उमा के कमरे में गईं, उससे बात करने कि आखिर उसे अचानक से हुआ क्या है। जैसे ही वो उमा के दरवाजे पर पहुंचे, उमा किसी से फ़ोन पर हंस के बातें कर रही थी और सुबह की हुई सारी बातें बता रही थी। अरे यार, क्या बताऊं तुम्हें, अब तो मैंने धीरे धीरे उन दोनों को बोलना शुरू कर दिया है, और ऐसे ही करके एक दिन दोनों को घर से निकलने के लिए मजबूर कर दूंगी। जैसे मार्केट की ज़मीन
और दुकान अपने नाम करवा ली है, किसी को पता भी नहीं चला। वैसे ही ये घर और पूरी प्रॉपर्टी भी धीरे धीरे करके अपने नाम करवा लूँगी। किसी को क्या ही पता चलेगा, कोई इतना ध्यान ही नहीं देता है। उमा की बात सुन चंदा जी के पांव तले जमीन खिसक गई। इतना बड़ा धोखा हो चुका है उनके साथ। सोच में पड़ गई चंदा जी कि मैंने तो उसके नाम अपनी पूरी प्रॉपर्टी नहीं की है, फिर ये सब हुआ कैसे। तभी उन्हें याद आया कि उमा जब दुकान बनवा रही थी, उसी समय दुकान की मंजूरी के लिए उसने बैंक के लोन लेने के नाम पर एक पेपर साइन करवाया था। कहीं वो पेपर प्रॉपर्टी के तो नहीं थे। दिमाग घूम गया चंदा जी का। अब उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया कि उमा क्यों विवेक को कमाने नहीं भेजती थी, क्यों अपनी मीठी बातों के जाल में फंसा के रखी थी, ताकि पूरा परिवार उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सके। सारा कुछ समझ में आने के बाद अब चंदा जी सोच में पड़ गईं। क्या करें, कैसे करें, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। विवेक से तो कुछ कहना ही बेकार था। सालनी की कोई औकात ही नहीं थी इस घर में। अंत में चंदा जी ने बहुत ही सोच समझकर अपने बड़े बेटे पंकज को अपने पास बुलाकर और उसे सारी बातें बताते हुए रोते हुए बोली, बेटा, तेरे पापा ने बड़े विश्वास पर सब कुछ तुम्हारे भरोसे छोड़ा था। तुमने तो नौकरी के चक्कर में घर परिवार पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसका फायदा उठाकर उमा ने विवेक और सालनी को घर का नौकर और नौकरानी बना दिया और पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। पंकज को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। माँ की बात सुन पंकज भी हैरान था। उसे खुद उमा पर विश्वास नहीं था कि वो इतना मीठा बोली बोलने वाली के अंदर इतना पाप भी भर सकता है। उसने कहा, माँ, मुझे तो ये लगा कि उमा विवेक को अपने बच्चों की तरह मानती है। मतलब ये सब झूठा दिखावा था, बस प्रॉपर्टी के लिए। और उसने इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं बताया। मैं भी आंख बंद कर उस पर विश्वास करता चला गया। वो जो कहती गई मैं करता चला गया। नहीं माँ, तुम परेशान मत हो। विवेक के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो। कहते हुए पंकज चंदा जी को लेकर वकील के पास गया और सारी बातें बताते हुए उसने फिर से सारी वसीयत अपनी माँ के नाम करवा दी और चंदा जी ने तुरंत ही लगे हाथ अपनी प्रॉपर्टी आधा आधा अपने दोनों बेटों के नाम कर दी। अब उमा का नाम कहीं भी नहीं था और इसकी भनक भी उमा को नहीं लगने पाई। एक दिन सुबह सुबह ही उमा ने घर में कोहराम मचा रखा था। किसी छोटी सी बात को लेकर वो शालिनी के ऊपर चिल्ला रही थी, उसे डांट रही थी। जब विवेक ने उमा को टोका तो उमा गुस्से में बौखला गई और बोली, विवेक, अब तुम्हारे रंग बदल रहे हैं तो एक काम करो, जाओ शहर नौकरी करो और ले जाओ अपनी पत्नी को अपने साथ। अब मैं तुम दोनों के खर्चे नहीं देखने वाली। अभी के अभी तुम दोनों निकल जाओ मेरे घर से। तभी चंदा जी आते हुए कहती हैं, ऐसे कैसे बहू, ये घर जितना तुम्हारा है उतना विवेक और सालनी का भी है, तुम उन्हें घर से नहीं निकाल सकती। तो बड़ी अजीब हंसी हंसते हुए उमा ने कहा, माँ जी, आपको कुछ पता भी है? ये घर, ये पूरी प्रॉपर्टी, मार्केट की चारों दुकानें, सब कुछ मैंने अपने नाम करवा लिया है। तो बेहतर होगा कि आप चुप रहो और शांति से पड़े रहो। जितने दिन है शांति से रहो। और रही बात इन दोनों की, तो अब मुझे इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। ये दोनों जाएं, अपने खर्च खुद उठाएं। उमा का रूप देख विवेक हैरान था। उसने कहा, भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? आप तो मुझे अपने बेटे की तरह मानती थी ना, फिर आपने ये सब। तो उमा व्यंग में बोली, बेटा, किसी ने देवर को अपना बेटा माना है जो मैं मानूंगी? अरे, ये सब तो मैं नाटक कर रही थी इस प्रॉपर्टी के लिए, जो अब मेरी हो चुकी है। अब मुझे तुम दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों अपना रास्ता पकड़ो।
रास्ता वो नहीं, तुम पकड़ो उमा। तभी पीछे से पंकज की आवाज़ आई, जो वकील के साथ खड़ा था। अचानक से पति को सामने देख उमा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। ये आप क्या कह रहे हैं जी? ठीक कह रहा हूँ मैं। तुम्हारी सारी चालाकी माँ ने पहले ही समझ लिया था। वो समझ गई थी कि तुम कितना मीठा जहर बोलने वाली नागिन हो। जो चालाकी तुमने की थी, जिस धोखे से तुमने सब कुछ अपने नाम किया था, वो वापस से सब कुछ मैंने माँ के नाम करवा दिया। अब माँ की मर्जी, वो किसे क्या देगी और किसे नहीं देगी। फिलहाल तो तुम्हें इस घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। आज के बाद चारों दुकान का किराया सीधे माँ के पास आएगा, जिसमें से आधा विवेक के पास जाएगा। और मैं भी अब घर के खर्च के लिए पैसे माँ को ही दूंगा। अब माँ चलाएगी इस घर को, और वो जैसा कहेगी वैसा ही होगा। विवेक भी अपनी नौकरी ज्वाइन करेगा। और रही बात तुम्हारी, तो शालिनी की तरह तुम्हें भी घर के काम करने होंगे। एक टाइम का काम शालिनी करेगी, तो दूसरे टाइम का काम तुम करोगी। बहुत कर लिया तुमने आराम। अगर इस घर में रहना है तो घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ेगी। पैसे रुपए की नहीं, घर के कामों की। मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो अपना रास्ता पकड़ लो। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कहते हुए पंकज भी चला गया। देखते देखते एक ही पल में पासा पलट गया। पलक झपकते ही उमा रानी से नौकरानी बन गई। जाती कहाँ? मायके में भी तो भैया भाभी ही थे। माँ बाप तो थे नहीं जो मायके ही जाकर बैठ जाए। सारी सच्चाई जानने के बाद अब घर वालों की नज़रों में उसके लिए कोई भी इज्जत नहीं थी। शालिनी भी उमा की एक बात का जवाब 4 बात से देने लगी। चंदा जी भी उमा जैसे ही कुछ बोलने को होती, डांट कर उसे चुप करा देती। अब उमा की हालत इस घर में बेचारी से भी बदतर हो गई थी। कुछ देर पहले जो इस घर की रानी थी, अब सबकी नज़रों में बेचारी बन चुकी थी। वो भी बस अपने लालच के चलते।